हेलो छात्रों, आप लोगों को सेकेंड ईयर क्लास में जो मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके अंतर्गत मैग्नेटिक डाइपोल बताएंगे। मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, इस चैप्टर के अंतर्गत टार्क्यू ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आघूर्ण जो लूप जिसमें धारा प्रवाहित होती है मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है। तो उसके कारण तो एक यहाँ पर लूप ए बी सी डी है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में इस चुंबकीय क्षेत्र में बी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, बी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है। तो एक टार्क्यू जो टो प्रोड्यूस होगा, तो टार्क्यू टो प्रोड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए? टू फोर्सेज होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और उनके जो है परिमाण क्या हों, बराबर हों, वैल्यू क्या हों उनकी फोर्सों की बराबर हों, तब वो एक टार्क्यू बनाते हैं। टार्क्यू की डिफिनीशन तो यही बताई गई, दो बल बराबर परंतु विपरीत दिशाओं में एक निकाय पर कार्य करते हैं तो वो एक आघूर्ण बनाते हैं, एक आघूर्ण बनाते हैं और उसका मान एक बल गुणे बीच की लंबवत दूरी के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक बल गुणे बीच की लंबवत दूरी के बराबर ही होगा। जो F1 F2 है, F1 है डाउनवर्ड और F2 है अपवर्ड। तो और निकाय क्या है, यहाँ पर एक सिस्टम क्या है, लूप है, I करंट फ्लो हो रही है और ये B मैग्नेटिक फील्ड है। तो B मैग्नेटिक फील्ड है और I करंट फ्लो हो रही है, ए बी आर्म पर नीचे की ओर बल लगेगा। इस तरह से देखिए भाई, नीचे की ओर बल लगेगा और ये थंब जो बता रहा है, और इसमें देख लीजिए जस्ट अपोजिट है करंट, तो क्या होगा इसमें अपवर्ड, F2 की वैल्यू क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो F1 और F2 के जो वैल्यू हैं वो इक्वल हैं बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हैं। और F1 की जो वैल्यू है वो I B L के इक्वल है। L क्या है, ये AB है और L क्या है, CD है। लूप की एक आर्म AB और एक आर्म CD है, तो दोनों की वैल्यू क्या है, L है। तो यहाँ पर F1 इक्वल टू लिखा जाएगा, F1 इक्वल टू I B L और F2 इक्वल टू लिखा जाएगा I B L। बट ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये है AB आर्म्स के लिए और ये है CD आर्म्स के लिए, वैल्यू दोनों की इक्वल हैं, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हैं, तो क्या होंगे, एक टार्क्यू बनाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा F3 और F4 के बारे में, F3 की वैल्यू, F3 की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी और F4 की डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, इसलिए अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि इनके वैल्यू जो होंगी वो सेम होंगी और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए AD और BC आर्म्स पर कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, बट AB और CD के लिए ये वैल्यू हो जाएंगी। अब आप लोगों को यहाँ पर इस फिगर में क्या बताया गया है कि ये AD है, इस तरह से AD ये तिरछा, B इसकी ये L है और ये B है, थीटा एंगल पर हैं, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इस तरह से दिखाई गई है। तो ये थीटा एंगल है और ये B है, तो ये इतनी ED कितनी हो जाएगी, B साइन थीटा हो जाएगी। तो जब B साइन थीटा हो जाएगी, यहाँ पर DE इक्वल टू क्या लिखेंगे, DE इक्वल टू लिखेंगे, DE इक्वल टू लिखेंगे AD साइन थीटा, AD साइन थीटा, ऐसा लिख देंगे, ठीक। और AD को क्या लिख सकते हैं, DE इक्वल टू B साइन थीटा। हमने बताया नहीं, ये L है और ये B है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अब लिखेंगे टार्क्यू, देन मोमेंट ऑफ कपुल और टार्क्यू, टो इक्वल टू लिखेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ। तो टो इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, फोर्स, एक फोर्स F1 F2 एक होगा, I B L
एक वैल्यू लिख दिया, और परपेंडिकुलर लेंथ ये बी साइन थीटा DE के इक्वल होगी, बी साइन थीटा। अब ध्यान देना, L और B लंबाई गुणे चौड़ाई इस आयत के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए एरिया के इक्वल होती है। किसके इक्वल होता है? एरिया होता है A। तो IB A साइन थीटा ऐसा लिखा जा सकता है, टो इक्वल टू। अब आपको हम बताएंगे कि अगर ये लूप एक है और n टर्म्स हों, n फेरे हों, तो क्या हो जाएगा? टो इक्वल टू n I A B साइन थीटा। अब ध्यान देना, थीटा अगर यह थीटा एंगल पर दिखाया है हमने लूप को, थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड से तिरछा लिख दिया है, और अगर परपेंडिकुलर हो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो मैक्सिमम कब होगा? टो इक्वल टू NIAB हो जाएगा। कब? जब परपेंडिकुलर थीटा इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री है। अब ध्यान देना, यहाँ पर M इक्वल टू क्या होता है? M इक्वल टू होता है NIA, हेंस टो इक्वल टू क्या हो जाएगा? NIA होता है तो हो जाएगा MB साइन थीटा। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो MB साइन थीटा, और परपेंडिकुलर है तो टो इक्वल टू MB, टो मैक्स इक्वल टू MB। इससे डेफिनेशन भी निकाली जाती है, कही जाती है M की और टो की। थैंक यू।